हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो टाइटल से आपको पता तो चल गया होगा कि इस वीडियो में आई एम गोइंग टू एनालाइज टॉपर्स आंसर शीट। दिस इज़ फॉर सब्जेक्ट साइंस एंड क्लास 10th। तो फर्स्टली लेट मी टेल यू व्हाट इज़ इंपॉर्टेंस ऑफ वॉचिंग दिस वीडियो राइट नाउ व्हेन इट्स अप्रैल। आई एम मेकिंग दिस वीडियो इन द स्टार्टिंग ऑफ द सेशन। अभी आपकी जो क्लास 10th है वो स्टार्ट ही हुई है। अभी आप धीरे धीरे सिलेबस कंप्लीट करेंगे, टेस्ट देंगे और एग्ज़ाम्स देंगे बहुत सारे, फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम से पहले। तो बच्चे ना ज़्यादातर ये वीडियो सर्च करते हैं टू एनालाइज आंसर शीट एंड ऑल अपने बोर्ड एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले। दिस इज़ नॉट द राइट वे एंड नॉट द राइट टाइम टू डू सच थिंग्स। अभी अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे ना कि टॉपर्स ऐसा क्या करते हैं आंसर शीट में, क्या लिखते हैं कि जो एग्जामिनर है वो मजबूर हो जाता है उन्हें फुल मार्क्स देने को। कुछ तो अलग होता होगा। अब आंसर तो बहुत सारे क्वेश्चंस के बहुत बच्चों को आते हैं, लेकिन वो कुछ तो शायद डिफरेंट करते हों कि उनके आंसर्स उन्हें बहुत अच्छे लगते हैं, अट्रैक्टिव लगते हैं कि उन्हें वो फुल मार्क्स दे देते हैं। अब राइट नाउ इट इज़ अप्रैल, योर सेशन इज़ जस्ट स्टार्टेड। अगर आप अभी इन चीज़ों को पता कर लेना, अभी आपको पता चल जाए कि किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है व्हाइल अटेम्प्टिंग योर बोर्ड एग्जाम विच इज़ गोइंग टू बी ऑलमोस्ट आफ्टर एन ईयर, ठीक है, तो आप अभी से उस चीज़ की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हैं। आपके बहुत टेस्ट होंगे, अभी बहुत जो स्कूल में इंटरनल एग्ज़ाम्स होते हैं वो सब होगा। तो इसके दौरान आप ये जो पॉइंट्स हैं इनको अप्लाई करना शुरू कीजिए। मैंने बहुत अच्छे से पूरे पेपर को, पूरी आंसर शीट को देखा है, एनालाइज़ किया है। एक एक पॉइंट जो मुझे लगा कि येस दिस मैटर्स, वो मैं लेके आई हूँ आपके सामने। तो ये सब मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन इसका फ़ायदा सिर्फ तभी है अगर आप ये पॉइंट्स को समझें और ध्यान में रखें और इन्हें अप्लाई करें जब आप अपने आंसर्स लिखें अपने स्कूल के इंटरनल एग्जाम्स में। इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी जब तक आपके बोर्ड एग्जाम्स आएंगे एंड यू विल बी डूइंग रियली मच बेटर देन यू आर डूइंग राइट नाउ। एंड इफ आई टेल यू अबाउट माई सेल्फ, आई गॉट 96% in my class 10th which I did in 2020 and we were the first batch when that MCQ pattern was introduced. 20 मार्क्स के MCQs होते थे और बाकी थ्योरी पेपर। तो आपका भी पैटर्न वैसा ही है, तो वो स्टार्टिंग हमसे हुई थी। सो वी नो हाउ वी फेस दैट सडन चेंज ऑफ MCQs एंड थ्योरी। सो विदाउट फर्दर डिलेज लेट्स गेट इनटू द वीडियो एंड लेट मी टेल यू दीज पॉइंट्स which are very crucial when you are going to attempt board exam. So now we are going to start with our answer sheet analysis. So firstly let me tell you कि ये जो आंसर शीट मैंने ली है, this I have taken from CBSE's original website, ठीक है। वहाँ पे वो टॉपर की एक आंसर शीट एज अ सैम्पल देते हैं और इट इज़ मोस्ट प्रोबेबली 2025 की ही ये आंसर शीट है विच वी आर गोइंग टू सी राइट नाउ। सो फर्स्टली ओके, आई हैव डिवाइडेड दिस इनटू 2 पार्ट्स। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी होती है कि पेपर प्रेजेंटेशन, कि अपने आंसर्स को पेपर में लिखें कैसे, प्रेजेंट कैसे करें, व्हाट शुड बी द वे कि आपके आंसर्स अट्रैक्टिव लगें। एंड सेकेंड थिंग विच विल बी स्टडिंग हियर इज आंसर राइटिंग, कि आंसर आपको आता है लेकिन व्हाट शुड बी द करेक्ट way to write that answer in your examination. Okay, so firstly let us start with, okay, so first thing is neat and clean presentation. आपका पेपर जितना साफ सुथरा होगा ना उतना टीचर के लिए इजी होता है उसको चेक करना। और अगर टीचर के लिए हम इजी बना रहे हैं ना किसी चीज़ को, मतलब पेपर को चेक करना, तो वो डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स देंगे ही देंगे। सो द फर्स्ट थिंग इज नीट एंड क्लीन पेपर। अब इस बच्चे का आप एग्जाम देखो, ये आंसर शीट है जो CBSE साइट से मैंने ली है। अब ये फर्स्ट सेक्शन ये आ गया हमारा वो वाला MCQs, राइट। तो इसमें आपको नोटिस पता क्या करना है, क्वेश्चन नंबर कितना क्लियरली विजिबल है, ऑप्शन नंबर कितना क्लियरली विजिबल है, उसके बाद ऑप्शन के साथ जो भी ऑप्शन है वो भी लिखा गया है। सेकेंड थिंग व्हाट यू हैव टू सी इज कि हर क्वेश्चन के बाद एक लाइन। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि वो बहुत होच पोच कर देते हैं अपने आंसर्स में। डोंट डू दिस। बच्चे पता नहीं क्या कंजूसी है यार, वहाँ पे वो शीट है तुम्हारे पास पूरी, उस पूरी शीट को आप यूज़ कर सकते हो, आप एक्स्ट्रा शीट भी ले सकते हो। सो डोंट डू दैट, वो कंजूसी मत करना उस वहाँ क्वेश्चन पेपर में। आप जितनी लाइंस छोड़ोगे ना आपका पेपर उतना साफ दिखेगा, उतना इजी होगा एग्जामिनर के लिए देखना कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ लिखा गया है, ठीक है। सो यहाँ पे हमें 2-3 चीज़ें देखनी है कि क्वेश्चन नंबर क्लियरली लिखा है, ऑप्शन नंबर क्लियरली लिखा है, एंड जो बच्चे ने ये लाइन छोड़ी है ना, दिस इज़ वन ऑफ द good ways to make your paper look neat and clean. नेक्स्ट ओके, यू कैन सी हियर। अब एक और चीज़ भी है कि हर क्वेश्चन के बाद इस बच्चे ने ना एक लाइन लगाई है। अब ये काम आपको ना पेपर करते वक्त नहीं करना। ये ना हो कि एक 18th क्वेश्चन है तो इसका आंसर लिखा और उसके बाद लाइन लगा रहे हो। डोंट डू दिस विल
मतलब वेस्ट योर टाइम, ये काम करना होता है पेपर ख़त्म होने के बाद। जब आपका पेपर ख़त्म हो गया फाइनली, इफ़ यू आर लेफ्ट विद सम टाइम एट द एंड ऑफ योर एग्ज़ाम, आफ्टर अटेम्प्टिंग होल ऑफ योर एग्ज़ाम, उसके बाद ये काम करो। उसके बाद आप लाइन्स लगाओ, बिकॉज इट विल हेल्प यू टू डिस्टिंग्विश क्वेश्चंस टू योर एग्जामिनर। और सेकंड चीज़ क्या है, सेक्शन बी शुरू हुआ है तो देखो बच्चे, एक लाइन इधर छोड़ना, सेक्शन बी लिखना। वे बातें बच्चों वाली है जो मैं आपको बता रही हूँ, बट इट एक्चुअली मैटर्स। सेक्शन बी क्लियरली दिख रहा है तो टीचर को दिमाग ही नहीं लगाना पड़ता। पता क्या होता है, एग्जामिनेशन के बाद जो एग्जामिनर्स चेक करते हैं ना हमारे एग्जाम्स को, उनको एक सर्टेन नंबर ऑफ कॉपीज़ दी जाती हैं कि आज के दिन में आपको ये चेक करनी है। अब अगर उनके पास एक ऐसी कॉपी आए, आंसर शीट आए जो बहुत नीट एंड क्लीन है, जहाँ पे एवरीथिंग इज सेपरेटेड, उनको दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा कि इस बच्चे ने क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन का आंसर लिखा है, सेक्शन बी कहाँ से शुरू हो रहा है या व्हाटएवर, तो उससे टीचर का टाइम बचा। ठीक है, टाइम बचा तो मतलब उन्होंने उतने ही टाइम में ज़्यादा नंबर ऑफ कॉपीज़ चेक की, ज़्यादा नंबर ऑफ कॉपीज़ चेक करी, उन्होंने ज़्यादा कमाई की। सो वी हैव टू थिंक इन देयर फेवर। ठीक है, इसके बाद ओके, एक चीज़ होती है मिस्टेक्स। अब देखो, नीट एंड क्लीन पेपर का मतलब ये नहीं है कि मिस्टेक्स नहीं होंगी, मिस्टेक्स तो होंगी, लेकिन बात यह है कि इस मिस्टेक को आपने गंद नहीं डालना। अगर आपने मिस्टेक लिख दिया तो उसको ऐसे ऐसे नहीं करते बच्चे, ऐसे नहीं करते। वहाँ पे हमें क्या करना है, इतना बहुत है टीचर को बताने के लिए कि मैंने गलती से लिख दिया। अब इस बच्ची का आंसर शीट भी अगर हम देखें, बच्ची में क्यों कह रही हूँ, बिकॉज आई हैव अ फीलिंग दैट दिस इज एग्जामिनेशन ऑफ अ गर्ल, आंसर शीट ऑफ अ गर्ल। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखो तो इसने क्या किया है, बस एक लाइन लगाई है, राइट, एक लाइन लगाई है और साइड में लिख दिया जो भी करेक्ट है। यहाँ पे क्या है, चलो 2 लाइन्स लगा दी, बट इसने एटलीस्ट ये चीज़ नहीं की, ये नहीं किया, इसके ऊपर ये नहीं करना है आपको। ये ड्राइंग नहीं करते एग्जामिनेशन में, वहाँ पे एक लाइन लगा दो, टीचर समझ जाता है कि ये गलत लिखा गया है। ठीक है, वो टीचर है, बच्चे नहीं है। ओके, दिस वाज पेपर प्रेजेंटेशन, इससे आपका पेपर साफ सुथरा दिखेगा। नेक्स्ट वी कम टू आंसर राइटिंग। अब आंसर राइटिंग में ना कुछ टिप्स होती हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनका आपको ध्यान रखना है कि अगर हम साइंस के पेपर की बात कर रहे हैं ना, तो उसमें क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, आंसर में क्या आपको इंक्लूड करना चाहिए कि आपको ज़्यादा मार्क्स मिलें और आपका टाइम भी बचे। आपको कोई कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है तो इसके लिए आप क्या क्या कर सकते हो कि आप कॉन्सेप्ट भी अच्छे से एक्सप्लेन कर लो, आपका टाइम भी बचे और मार्क्स भी बढ़िया मिल जाए। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स दिस। तो फर्स्ट थिंग इज पॉइंटर फॉर्मेट। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर साइंस एज वेल एज एसएसटी। पता क्या होता है कि ना बड़े बड़े पैराग्राफ्स लिखते हैं बच्चे। अब आंसर शीट में बड़े बड़े पैराग्राफ लिखने का ना कोई फ़ायदा नहीं है। एक तो टीचर ना उसको देख के बोर हो जाता है कि ये यार इतनी कहानी पढ़नी पड़ेगी मुझे। एंड टीचर्स डोंट, अगेन आई एम सेइंग, वी आर गोइंग टू सेव दैट टाइम। तो पैराग्राफ से बहुत अच्छा होता है कि अगर आप पॉइंट्स में लिखो, इट इज़ वेरी मच बेटर देन पैराग्राफ्स, क्योंकि पैराग्राफ्स में ना टीचर को वही है कि लेंथी हो जाता है, बहुत पढ़ना पड़ता है और उसमें ना मिस्टेक्स के चांसेस रहते हैं। आपका टाइम जो है वो भी ज़्यादा लगता है जब आप पैराग्राफ लिखते हो। तो इट्स मच बेटर इफ़ यू राइट इन पॉइंट्स फॉर्मेट। ठीक है, अब इसमें मैं आपको, हाँ, इस बच्ची के आंसर शीट में हम देखें, जैसे ये क्वेश्चन 31 है तो उसने ए पार्ट हो गया, ठीक है। बी पार्ट जो क्वेश्चन है ना, उसमें उसने 1 2 3 पॉइंट्स में इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है। एड्रेनालाइन हार्मोन प्रिपेयर्स द बॉडी फॉर फाइट एंड फ्लाइट। उसके बाद 3 मेन प्रोसेसेस हैं। पहला, इट इंक्रीजेज द हार्ट रेट, दूसरा इट डिक्रीजेज ब्लड सप्लाई एंड तीसरा इट इंक्रीजेज ब्रीथिंग रेट। अब देखो उसने 3 पॉइंट्स लिख दिए, 3 पॉइंट्स बना के अब टीचर के लिए आप खुद यही चीज़ देखो कि टीचर के टिक कहाँ पे है। ये देखो आप, पहला उसने इंक्रीजिंग हार्ट रेट देख लिया, डाइजेस्टिव सिस्टम में, ठीक है, डिक्रीजेज ब्लड सप्लाई देख लिया और तीसरी चीज़ देख ली इंक्रीजिंग ब्रीथिंग रेट, राइट। अब यही चाहिए हमें, उनके लिए कितना क्विक हो गया ना इसको चेक करना। ठीक है, आगे और देख लीजिए आप। अब 30th क्वेश्चन में देखें, अगर ए पार्ट है और बी पार्ट में इस बच्ची ने 5 पॉइंट्स दिए हैं, सही है ना। पॉइंट फॉर्मेट में इसने अपना पूरा आंसर एक्सप्लेन कर दिया। अब अगर वो इसको लिखने जाए पैराग्राफ में तो वो बड़ा बल्कि सा लगता है। ठीक है, जब आप पॉइंट्स लिखते हो ना तो एक खूबसूरत लगता है आंसर, दैट इज़ व्हाट मैटर्स। और लिखना भी इजी होता है। पैराग्राफ में ना आपको बहुत सारी इंग्लिश लिखनी पड़ती है, दिस इज़ वाई दिस हैपेंड, लेकिन जब आप पॉइंट्स लिखते हैं ना उसमें आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि दिस देयर आर द फॉलोइंग रीजंस, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, सीधा रीजन लिख दो। आपको बार बार वो जो ग्रामर है ना उसका ध्यान नहीं रखना पड़ता। हियर वन अनदर एग्जाम्पल, इस बच्ची का इस क्वेश्चन में देखो, सी का फर्स्ट पार्ट है जिसमें ABCD करके उसने 4 पॉइंट्स लिखे हैं, राइट। ये अब मैं स्क्रीनशॉट्स लेके आई हूँ उस पेपर में जहाँ जहाँ पे उसने वो चीज़, वो ट्रिक का यूज़ किया है, ये आपको दिखाने के लिए। नेक्स्ट इज डायग्राम्स। नाउ डायग्राम्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बायोलॉजी।
बायोलॉजी के लिए तो नंबर 1, लेकिन केमिस्ट्री के लिए भी और फिजिक्स के लिए भी, तीनों सब्जेक्ट्स के लिए डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले ठीक है, आप हमारे पास है ही बायोलॉजी, अगर आप बायोलॉजी में देखें तो बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस होते हैं, बहुत सारे डायग्राम्स आपको बनाने पड़ते हैं, और अगर आप बायोलॉजी में डायग्राम्स बनाएंगे ना तो आपके मार्क्स अल्टीमेटली ज़्यादा आएंगे, बिकॉज बायोलॉजी इज़ ऑल अबाउट प्रोसेसेस, इट्स ऑल अबाउट इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर्स। तो इस सब को अगर आप डायग्रामेटिकली बना के दिखा सकते हैं तो इट शोज़ योर इंटेलिजेंस, इट शोज़ दैट द कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इज़ वेरी नाइस फॉर यू। ठीक है, इसमें अब हाइड्रा की बडिंग हो रही है, राइट, इफ़ यू राइट इट। अब इसमें क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली सिर्फ यही होगा कि हाइड्रा कैसे रिप्रोड्यूस करता है। अब इसका आंसर तो इतना ही बनता है कि इट अंडरगोज प्रोसेस ऑफ बडिंग, लेकिन अगर आप उसको शो कर दें देन इट्स इनक्रेडिबल, तो आपको मार्क्स ऑफ कोर्स मिलेंगे। कहाँ से टीचर मार्क्स काटेंगे, आपने बता दिया क्या करता है, दिखा भी दिया, दिस इज़ व्हाट इट डज। ठीक है, अब इसमें अब ये देखो, अब दिस इज़ द क्वेश्चन ऑफ केमिस्ट्री, राइट, ये केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें इस बच्चे ने प्रैक्टिकल के पूरे स्टेप्स एक्सप्लेन किए हैं, एवरीथिंग हाउ टू परफॉर्म, उसके बाद उसने डायग्राम भी बनाई। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वेज। आपने पूरा प्रैक्टिकल एम, मटीरियल्स, प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन, रिजल्ट सब कुछ लिख दिया, लेकिन जब आपने डायग्राम भी बना दी ना तो उस चीज़ को आप शो कर पाए, आप विजुअल प्रेजेंटेशन दे पाए, दिस इज विच शोज योर क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, इट डेफिनेटली गिव्स यू मोर मार्क्स। नेक्स्ट वी हैव फिजिक्स। अब बच्चे बोलते हैं फिजिक्स में क्या डायग्राम्स बनाए, यार फिजिक्स में तो बड़े अच्छे डायग्राम्स बनते हैं। फिजिक्स में डायग्राम्स बहुत अच्छे बनते हैं, कैसे? अब देखो, जो ये क्वेश्चंस होते हैं ना हमारे पास लेंसेज वाले, मिरर्स वाले, इन क्वेश्चंस में मोस्टली हमें क्या पूछा जाता है कि दिस इज़ द पोजीशन जहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है, इमेज कहाँ बनेगी, राइट। अब इसमें अगर आप सिर्फ लिखा हो ना, जैसे ये देखो यहाँ पे जो लिखा है, अगर आप सिर्फ ये लिखने वाला काम करो तो प्रोबेबिलिटी कम है कि टीचर आपको फुल मार्क्स दे, लेकिन अगर आप सिर्फ डायग्राम बना देना उसमें मार्क्स मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, चांसेस ज़्यादा हैं। अगर आपने दोनों ही चीज़ें कर दी, वाह भाई, फिर तो आपके मार्क्स कटने कहाँ से है, देयर इज़ नॉट एनी प्लेस जहाँ से आपके टीचर मार्क्स काट सकें। सो दिस इज़ द बेस्ट वे, आप नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाओ। अब देखो यहाँ पे कितना सही से शो हो रहा है कि इन्फिनिटी से हमारी वो आ रही है, ऑब्जेक्ट की रेज आ रही है और फोकस पे इमेज बन रही है। आंसर ही सारा जब डायग्राम में शो हो गया तो टीचर डजंट वांट एनीथिंग एल्स, दे जस्ट वांट टू सी योर क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड टॉपिक्स। अब इसमें क्या है, आई थिंक दिस इज ओके, इमेज बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, तो सॉरी ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, तो इमेज बनेगी ऑफ कोर्स बिटवीन पोल एंड फोकस। यहाँ पे हमें दिख गया कि इमेज कहाँ है, तो दैट्स इट, व्हाट एल्स एनी एग्जामिनर वुड वांट। अब ये भी फिजिक्स का है, हाँ फिजिक्स में सर्किट डायग्राम्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपको न्यूमेरिकल आया है तो आप उसका सर्किट डायग्राम बनाओ, इट इज़ वेरी गुड टू मेक सर्किट डायग्राम्स। नेक्स्ट इज ओके, इसमें भी सर्किट डायग्राम ही है, रेजिस्टेंस शो करना, ये वो। सर्किट डायग्राम्स का ना सिर्फ हम पेपर प्रेजेंटेशन में नहीं कहेंगे, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ना तो उसमें भी सर्किट डायग्राम अगर आप बना के रखें तो उससे देख के सॉल्व करना। आप खुद देख सकते हो, यहाँ पे इस बच्ची ने ना सॉल्व करते हुए कुछ कुछ लिखा हुआ है, राइट। ये जो इसने लिखा हुआ है ना, दिस इज हेल्प हर टू सॉल्व द न्यूमेरिकल एज वेल, तो ये आपके लिए भी फायदेमंद ही है। नेक्स्ट इज केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस, अब देखो केमिस्ट्री है, केमिकल इक्वेशंस तो लिखनी पड़ेंगी, याद भी करनी पड़ेंगी, ठीक है, याद भी करनी पड़ेंगी और लिखनी भी पड़ेंगी, चाहे पूछी है या नहीं। अगर तो डायरेक्ट स्पेसिफिकली पूछी है वहाँ तो लिखनी है। अगर आपको पूछा है कि ऐसा कोई प्रोसेस है जिसमें ये हमारे पास प्रोडक्ट ऐसा कुछ आ रहा है, बताओ व्हाट इज़ द प्रोबेबल केमिकल इक्वेशन फॉर दिस, तो आपको लिखनी पड़ेगी। सेकेंडली कहाँ लिखते हैं हम, अगर हम कहीं पे कोई एग्जांपल दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल टाइप्स ऑफ रिएक्शंस है हमारे सिलेबस में, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड ऑल दैट, तो उस सब के लिए भी आपको जो है एग्जांपल देनी पड़ेगी, वहाँ पे भी हमें केमिकल इक्वेशन लिखनी पड़ेगी ना। केमिकल इक्वेशन को ना लिखने का तरीका होता है, इसको हम अगर हम किसी टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, हाँ यही है हमारे पास। जैसे अगर आप इसको देखें क्वेश्चन नंबर 25, तो यहाँ पे इस बच्चे ने थ्योरेटिकल आंसर लिखा है, ओके। उसके बाद उसने जो एग्जाम्पल लिखी है ना, सबसे पहले तो उसने टीचर को इंडिकेट किया कि हियर इज द एग्जाम्पल, दिस इज अ वे टू सेपरेट योर इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ योर आंसर। अब उसने यहाँ पे दिखा दिया कि दिस इज द हियर आई हैव रिटन द एग्जाम्पल, उसके पहले एक लाइन छोड़ी है और उसके बाद भी एक लाइन छोड़ी है। इट सेपरेट्स योर जो है केमिकल इक्वेशन और योर एग्जाम्पल एंड हाईलाइट्स इट, दिस इज व्हाट गिव्स यू द अटेंशन ऑफ एग्जामिनर। अगर आप इसको यहीं लिख देते फिर उसके आगे ये लिखना शुरू कर देते, देन वो मिक्स हो जाती है उसमें, राइट। इट इज़ अ वे कि अगर आप
इक्वेशन लिख रहे हैं तो उसको हाईलाइटेड वे में अलग से लिखें, वो सेपरेटेड शो होनी चाहिए। उसके बाद ऑब्जर्वेशंस लिख दी, ठीक है। आगे देखें, अच्छा ये भी वही, हाँ ये एग्जांपल देखो, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पूछा, उसकी एक डेफिनेशन दी और उसके एग्जांपल्स दी। अब ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि आपको केमिकल फॉर्मूले याद करने हैं। अगर आप अपनी क्या बोलते हैं इसको, एग्जाम्पल के साथ केमिकल फॉर्मूला लिख रहे हैं तो बेटे मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, आपके पास नॉलेज बढ़ी है, आपने केमिकल फॉर्मूला याद किया है, ठीक है। नेक्स्ट इज टेबल्स, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। टेबल्स के ना पहला फायदा, इट इज ईजी टू लर्न। अगर आप जब अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, उस वक्त टेबल्स बना के तैयारी करें तो इट इज़ ईजी टू लर्न। एंड सेकेंड थिंग इज टेबल्स से सेकेंड थिंग इज टेबल्स सेव्स योर टाइम्स, इट सेव्स योर टाइम, क्योंकि आपको ज़्यादा नहीं लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड और उसके यूजेस, अब उस बंदे को बड़े बड़े पैराग्राफ्स में ये नहीं लिखना पड़ा, उसने सिंपली प्रोडक्ट लिखा, उसका यूज़ लिखा डायरेक्टली। अब पता है कि फ्यूल्स, अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर, ये सब क्या है, उसके यूजेस हैं। NaOH, डीग्रीजिंग मेटल, सोप एंड डिटर्जेंट। अब इसमें पता चल रहा है ना कि वेयर इज NaOH यूज्ड, क्लोरीन। तो इट इज़ अ वे कि आप टेबल बनाओ और अपने इस चीज़ में टाइम बचता है। सबसे अच्छी बात, इस चीज़ में टाइम बचता है। अब साइंस और SST जैसे एग्जाम्स हमारी लेंथी होते हैं, तो इस एग्जाम में अगर हम टेबल बना रहे हैं तो हमारा टाइम बचेगा। और साइंस में टेबल्स, साइंस इज ऑल अबाउट, इट इज़ मच ऑफ फैक्चुअल एग्जाम, ठीक है। हमें आपके फैक्ट्स देखने हैं कि आपको पता है करेक्ट रीज़न बिहाइंड दिस, डू यू नो द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस। वहाँ पे उन्हें स्टोरीज नहीं सुननी, स्टोरीज हमें सुनानी पड़ती हैं SST जैसे एग्जाम में, इंग्लिश जैसे एग्जाम में, ठीक है। यहाँ पे टेबल्स वर्क अ लॉट। अब देखो ये हमारा मोस्ट प्रोबेबली, हाँ ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन था ना, अब ये देखो फिजिक्स का क्वेश्चन है। अब इसमें पूछा गया है कि इफ़ दिस इज द ओके, इसमें पूछा गया वर्चुअल इमेज बाय कन्वेक्स लेंस एंड वर्चुअल इमेज बाय कनकेव लेंस, इनमें डिफरेंस क्या है। अब इसमें दो उसने एस्पेक्ट लिए और दो हमारे पास डिफरेंसेस बताए सिंपली टेबुलर फॉर्मेट में, एंड इट लुक्स वेरी नाइस, इट्स इजी टू चेक फॉर एग्जामिनर, और इसमें आपको लिखना कम पड़ेगा, राइट। ये चीज़ों की ना प्रैक्टिस करो। अब टेबल्स बनाने, कहाँ कहाँ टेबल्स बन सकते हैं, ये चीज़ों की प्रैक्टिस अगर आप अपने सेशन में साथ साथ करोगे ना, अब आपका स्टार्ट हुई है क्लास, आप अभी से नोट्स बना रहे हो या जो भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो तो उनको देखो, कैन यू मेक इट इन फॉर्मेट ऑफ टेबल, क्या आप इस क्वेश्चन का डायग्राम बना सकते हैं कोई। इन चीज़ों की अभी प्रैक्टिस शुरू करोगे ना, तभी जब तक आपका बोर्ड एग्जाम आएगा ना, तब तक आप इन चीज़ों के यूज टू हो चुके होगे। वहाँ पे फिर आपको बैठ कर सोचना नहीं पड़ेगा यार इसके टेबल में क्या लिखूँ, एस्पेक्ट्स में क्या लिखूँ, पॉइंट्स कितने बनेंगे, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। आपको इट्स एन आर्ट आई वुड से, फिर वो चीज़ आपको समझ आ जाती है कि कैसे करना है। आगे देखिए, अच्छा ये वो लाइव वायर फिजिक्स का हो गया है ना। अब देखो इसमें भी टेबल बना के बच्चे ने शो कर दिया कि अगर वायर कौन सा कलर होगा और कौन सी वायर होगी, वेरी नाइस ना। नेक्स्ट इज हाईलाइट योर आंसर, ना दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो फिजिक्स में एक चीज़ आती है हमारे पास फॉर्मूलाज, दूसरी चीज़ आती है हमारे पास न्यूमेरिकल को सॉल्व करना। अब फॉर्मूला जो है ना उसको हाईलाइट करो और जो आपका सॉल्यूशन आया उसको हाईलाइट करो, ये दो चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब इसमें देखो जैसे इस बच्ची ने 1 जूल ऑफ वर्क को एक्सप्लेन किया है, फिर उसका फॉर्मूला लिखा है और फॉर्मूला लिख के उसको हाईलाइट किया है, दिस इज़ वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब इधर अगर आपको दिखाऊं न्यूमेरिकल सॉल्व किया है, यहाँ से ये क्वेश्चन शुरू हो रहा है बच्चे। तो देखो उसने रेजिस्टेंस ऑफ ए को अंडरलाइन किया, रेजिस्टेंस ऑफ बी को अंडरलाइन किया, फाइनल जो रेशियो पूछी है उसको उसने बॉक्स में लिखा। दिस इज अ वे टू हाईलाइट योर आंसर, कि टीचर को डायरेक्टली दिख जाए कि हाँ यहाँ पे आंसर लिखा है। अब देखो कितने क्लीन वे में। अब देखो बच्चे यहाँ पे पता क्या करते हैं, वी नो P इज इक्वल टू दिस, आर ये आ गया तो इसके आगे लिखना शुरू कर देंगे 220 इंटू 220/50, फिर यहाँ तक आंसर खत्म। भाई ये पेजेस आपको फ्री में मिले हैं, यू हैव टू फिल दीज पेजेस, कंजूसी मत करो, खुले खुले आंसर लिखो। अभी ये देखो इसने कितना अच्छा एक एक स्टेप एक एक लाइन में लिखा है, इट इज़ ईजियर टू चेक फॉर टीचर। और अगर आप कहीं पे मिस्टेक कर देना और आप फॉर एग्जांपल आपने मिस्टेक कर दी और तो आपको पता चल गया कि मिस्टेक हो गई है, तो आपके पास इतनी जगह बची हुई है जहाँ पे आप दोबारा से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू शुड अटेम्प्ट योर आंसर। हाईलाइटिंग, ओके, इन थ्योरेटिकल आंसर्स वो तो अगर न्यूमेरिकल का, अब थ्योरेटिकल आंसर में हाईलाइटिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, जब आप एक थ्योरी का आंसर लिख रहे हो, अब इसने ये आंसर पैराग्राफ्स में लिखे हैं, राइट। अब मैंने बताया कि पैराग्राफ इज अ बिट डिफिकल्ट टू रीड ईच एंड एवरी लाइन, तो उस बच्ची ने ना हाईलाइट कर दिया, देखो मेन चीज़ों को। प्लांट्स आर मेनली कम्पोज्ड ऑफ डेड सेल्स, ठीक है, दे आर स्टेशनरी, डोंट रिक्वायर एनर्जी,
सिंपल प्रोसेसेस लाइक डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस होते हैं इसमें। अब इसमें देखो पता चल रहा है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करो। अब मैं दोबारा से बोलूँगी, ऐसी चीज़ें फिर प्रैक्टिस के साथ आएंगी जब आपके टेस्ट होंगे, आपके इंटरनल एग्जाम्स होंगे स्कूल में, तो तब आप ये चीज़ों को अप्लाई करो। ये हाई अंडरलाइन करने वाला, मैं अभी ना कॉलेज के 3rd ईयर में हूँ और आज तक मैं ये चीज़ को अप्लाई करती हूँ कि मैं अंडरलाइन करती हूँ वो स्पेसिफिक वर्ड्स जो मुझे पता है कि यार इंपॉर्टेंट, और डायरेक्टली टीचर्स की उस पर नज़र जाए। अब स्कूल में तो फिर भी टीचर अच्छे से पढ़ते हैं, कॉलेज में दे डोंट केयर। उनको अगर तुम्हारा आंसर दूर से अच्छा लग रहा है ना तो वो तुम्हें मार्क्स दे देंगे। सो दीज ट्रिक्स वर्क आफ्टर योर स्कूल ऑल्सो, जब आप कहीं भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाएंगे। ठीक है, तो अंडरलाइन करना उन इंपॉर्टेंट वर्ड्स को विच आर लिंक टू द क्वेश्चन, क्योंकि हमें क्वेश्चन में एक स्पेसिफिक चीज़ पूछी जाती है जिसको हम एक्सप्लेन करते हैं एक पैराग्राफ में या फिर पॉइंट्स में, जैसे भी। अब जो वो स्पेसिफिक चीज़ पूछी थी ना, वो स्पेसिफिक चीज़ का एक स्पेसिफिक आंसर होगा। हमने कहानी बना के उसको समझाया ज़रूर है, लेकिन उस स्पेसिफिक आंसर को हाईलाइट कर देना चाहिए ताकि टीचर को ईजी हो उस चीज़ को देखना कि हाँ बच्चे ने वो आंसर लिखा हुआ है, और वो ईजिली मार्क्स देंगे। सो दैट्स इट, एंड दीज वर अ फ्यू पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखने हैं कि आंसर्स को अपनी इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हाईलाइट करो, अपने फिजिक्स में जो फॉर्मूले लिख रहे हो, जो उसके आंसर्स आ रहे हैं न्यूमेरिकल्स के, उनको बॉक्स में लिखो या फिर बेसिकली हाईलाइट करो, जैसे भी आप कर सकते हो। हाइलाइटर से तो नहीं, ऑफ कोर्स पेंसिल। और एक चीज़ याद रखना कि ऐसे कामों के लिए ना पेंसिल ही यूज़ करते हैं। टेबल बना रहे हो तो पेंसिल ही यूज़ करो। बड़े बहुत बच्चे ये करते हैं कि पेन से ही लगे होते हैं। बेटा इतना भी मुश्किल नहीं है, पेंसिल स्केल अपना लेके जाओ, पेंसिल से टेबल बनाओ, पेंसिल से डायग्राम्स बनाओ, अंडरलाइन पेंसिल से करो। दीज थिंग्स मैटर अ लॉट। What else we have done? Tables banana is time saving and it makes your answer better इन टर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन। केमिकल इक्वेशंस को सेपरेटेड लिखो, हाईलाइट दिखे हमें, वो दूर से दिखे टीचर को, ठीक है ये आंसर लिखा है, इसमें ये इक्वेशन लिखी है, वाह मुझे तो बस यही चाहिए थी, और मार्क्स मिल गए अपने। ठीक है, सो दैट्स इट, डायग्राम्स बनाए हो गया हमारा। ये सब था व्हाट वाज देयर इन द आंसर शीट ऑफ टॉपर विच आई हैव एनालाइज्ड, और मैं एक पॉइंट आपके लिए लेके आई हूँ। पूरी आंसर शीट में यहाँ इसलिए नहीं लेके आई बिकॉज देयर आर सम कॉपीराइट इश्यूज, और मोर ओवर पूरी आंसर शीट में क्या ही देखते हैं हम, सेम ही चीज़ें होती हैं। ये वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिनका आपको ध्यान रखना है। अगर ये चीज़ें आपको समझ आ गई है ना, तो आज से ही आपके जितने टेस्ट होंगे उसमें ये अप्लाई करना। ओके, जितने भी आपके इंटरनल एग्जाम्स होते हैं उनमें इन चीज़ों को अप्लाई करना। That is how you will be gaining more marks. That is how you will be gaining more marks. और जब आपकी प्रैक्टिस होगी ना इन चीज़ों की, तो ऑटोमेटिकली होगा। तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा, अरे यार डायग्राम बनानी रह गई, वो तो बनानी थी, या सोचना ही नहीं पड़ेगा। आपके दिमाग को पता होगा कि इतने में एक्सप्लेन कर दिया, अब एक सुंदर सी डायग्राम बनाते हैं, उसको अच्छे से लेबल करते हैं, वी आर डन विद द क्वेश्चन। ठीक है, सो आई होप यू लाइक द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो आई विल मेक ऑन SST एग्जाम, बिकॉज थोड़ा सा डिफरेंस होता है साइंस और SST में। SST इज़ मोर ऑफ थ्योरेटिकल, तो उसमें देखेंगे हम कि कैसे हम अपने आंसर्स को अटेम्प्ट करें, वहाँ पर टाइम को कैसे मैनेज करें, बिकॉज लेंथी भी होता है SST का एग्जाम। सो दैट्स इट, देयर आर मोर वीडियोज to come ahead. So like the video if you find it helpful, and subscribe the channel for more such videos. See you in the next video. Bye bye.